हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिकल पॉइंट्स जो कि किससे रिलेटेड है, हमारी एमएम थ्योरी, मोदिग्लियानी एंड मिलर थ्योरी की जो थ्योरी है उनकी थ्योरी से रिलेटेड है, एमएम अप्रोच से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। हम सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और हमने वॉल्टर भी सीखा, हमने गॉर्डन मॉडल भी सीखा और हमने एमएम थ्योरी भी देखी। तो इसके सबके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। तो आज के लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर हो जाएगा डिविडेंड पॉलिसी बिल्कुल कंप्लीट। और नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, यही एक चैप्टर है जो कि रहता है, बाकी सारे चैप्टर्स जो है हम कर चुके हैं। हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन एज वेल एज थ्योरेटिकल क्वेश्चन सब कुछ कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और इससे अच्छा तो मैं ये कहूँगी आप एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिए, वहाँ पे आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के जो अभी तक अपलोड हुए हैं, और एक बार उनको देख लीजिए, वहाँ पे आपको थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। और ये मेरे पास डीके गोल का बुक है, अगर आपके पास कोई और बुक है आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप 10 ईयर ले सकते हैं, 10 ईयर में भी आपको थ्योरी देखने को मिल जाती है। और अदरवाइज आप एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, रिप्ले कर सकते हैं, जब मर्जी आप वीडियो को खोल के पढ़ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, कोई टॉपिक, कोई क्वेरी, कोई भी अगर आपका मन में डाउट है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से मिल जाएगी और आप हमें मेल कर सकते हैं। तो मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगी, आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी जो भी क्वेरी है। ज़रूरी नहीं है कि कोई डाउट ही हो, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या किसी भी तरीके के आपको नोट्स चाहिए वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। और अगर आपको एमकॉम के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बोला था शायद, अगर आपको एमकॉम के दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम एमकॉम के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो अगर आपको उनके क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मुझसे वो भी ले सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस है, इंग्लिश मीडियम है, एमकॉम के हैं, 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है, विद आंसर है, एक्सप्लेनेशन भी उसमें ही है, पीडीएफ फॉर्मेट में है। मैं आपको व्हाट्सअप कर सकती हूँ, अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड है लेने में तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए, और आप नहीं तो मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो देखो, अब हर एक थ्योरी को, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हर यहाँ पे हम हर एक थ्योरी को क्या करते हैं, ये लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। जैसे कि पहले हमने देखा था, हमने पहले जो थ्योरी डिस्कस करी थी वो थी वॉल्टर की थ्योरी हमने डिस्कस करी, उसके कुछ अजप्शंस थे और बाद में उसी के कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स थे। ऐसे ही हर एक थ्योरी के अपने कुछ अजप्शन होते हैं और कुछ अपने क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। अब ये टॉपिक उठता है कि मैम की जो थ्योरी होती है उसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्यों होते हैं, या फिर अगर क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं तो फिर क्या फ़ायदा होता है थ्योरी का। क्रिटिकल आपने उसमें कमियां निकाल दी ना, क्रिटिसाइज तो कर ही दिया, फिर क्या फ़ायदा। या फिर जो क्रिटिसाइज पॉइंट्स होते हैं ये कौन बताता है, देखो जो भी थ्योरी इकोनॉमिस्ट होते हैं ना वो थ्योरी देते हैं, जो भी इकोनॉमिस्ट हमें थ्योरी देते हैं वो अजप्शंस बोलते हैं, ना कि क्रिटिकल अपने पॉइंट्स बताते हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट्स तो हमें वो लोग देते हैं जो इस थ्योरी को अपनाते हैं और वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसा रहा, कि अच्छा रहा, बुरा रहा। जो लोग बुरा टांग खींचने वाले लोग क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो ये वही है। ठीक है, तो हर एक थ्योरी के अपने कुछ अजप्शंस भी होते हैं और हर एक थ्योरी के अपने कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। ऐसे सेम एमएम अप्रोच के कुछ अजप्शंस थी जो कि हमने देखी थी, अब इसके हम क्रिटिकल पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे ये कह रहा है, अच्छा आपको वैसे लगता है कि हाँ एमएम थ्योरी का जो अजप्शंस वगैरह थी या एमएम थ्योरी आपको लगता है हाँ बिल्कुल क्रिटिसाइज है, गलत है, कहीं पे रॉन्ग बात है, बताओ मुझे आप कमेंट करके अगर आपको ऐसा लगता है तो। देखो जो भी थ्योरी होते हैं ना उसके क्रिटिकल पॉइंट्स कुछ ना कुछ होते हैं, क्योंकि वो अजप्शंस लेके चलते हैं। और अज्यूम करना कोई चीज़ अभी आपके आज के सिनेरियो के हिसाब से कर पा रहे हो, लेकिन इन फ्यूचर आप वो सारे अजप्शन जो आपने करे वो कंटिन्यू रहेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसलिए ही हमारी जो थ्योरी है वो फेल हो जाती है और फेल होने के कारण उनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, आपको बोल दे कि नो टैक्सेस, हम कोई टैक्सेस नहीं देते हैं, ये कैसे हो सकता है कि आप टैक्सेस ना दो, कोई कॉस्ट नहीं है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, ये सब तो आपको पता है, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है जो कि होती है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। देखा जाए तो एमएम जो थ्योरी है उसने कुछ भी जैसे थ्योरेटिकल ही हमें सब कुछ बता दिया, लेकिन प्रैक्टिकल भी वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, आप लोग जानते हो अच्छे से। तो देखा जाए तो इस थ्योरी के बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है,
तो ये स्टार्ट करते हैं अब हम। अप्रोच सजेस्ट दैट द डिविडेंड पेमेंट एंड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग एग्जैक्टली ऑफसेट ईच अदर एंड शेयर होल्डर्स, देखो जो मैं पढ़ती हूँ ना आप उसको बस ध्यान से सुना करो, बुक में देखा करो। शेयर होल्डर्स रिमेन इनडिफरेंट बिटवीन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटेंशन अर्निंग। The conclusion derived by them is based on certain assumption which may not always be found। वो सारे ऑब्जेक्शन जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसी होंगी, वैलिड होंगी। वैलिड नहीं, प्रैक्टिस में मतलब हम उसको लेंगे तो वो हर एक अजप्शन उसकी वैलिड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी अजप्शन ऐसे जो कि हर बार फेल होती हैं, ठीक है। आपको पता है अजप्शन मतलब जो हम चीज मान के लेके चल रहे हैं, लेकिन हम आज मान रहे हैं कल वो ऐसा होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। बिकॉज ऑफ अनरियलिस्टिक, हाँ देखो कितनी अच्छी बात लिखी, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक एजप्शंस है। द अप्रोच इज एलेक्ड टू लैक द प्रैक्टिकल रिलेवेंस। उसने क्या किया, प्रैक्टिकल इसको अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इस चीज को उन्होंने भूल गए, वो छोड़ दिया इस चीज को। द फ्लोइंग आर द सिचुएशन वेयर द अप्रोच मे गो रॉन्ग। कुछ सिचुएशंस, ये आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है जहां पर अप्रोच क्या होती है, हमारी गलत निकलती, गलत साबित होती है, ठीक है। जैसे टैक्स इफेक्ट, जैसे आपको वहां पे बोला गया था कि कोई भी टैक्स इफेक्ट नहीं है, नो टैक्सेस, इस तरीके से था, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कोई टैक्सेस नहीं होंगे, आप ही बताओ। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो फिर कॉर्पोरेट टैक्स आपको देना पड़ता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देते हो ना। तो अब देखो, एन assumption of approach is that taxes do not exist। इट मीन्स दैट द रिटेंशन ऑफ अर्निंग, यानी कि इंटरनल फाइनेंसिंग करने के लिए रिटेंशन अर्निंग है, एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए, आर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टैक्स ट्रीटमेंट ऑन एन इक्वल फुटिंग। उनको दोनों को एक इक्वल माना गया कि अगर हम देते हैं तो भी और नहीं देते हैं तो भी तो टैक्स नहीं देंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है, दोनों को एक ही तराजू पे तोला गया, तभी तो फॉर्म का वैल्यू इक्वल आ रहा था। However, the companies have to pay, कैसे भी करके कंपनी को टैक्स तो देना ही पड़ता है। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ऑन अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द वे ऑफ डिविडेंड, है ना। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स हो गया जो कि ऑन प्रॉफिट पे देते हैं हम, कैसे एक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिविडेंड को, उस जरिए से देते हैं। सच अ टैक्स कुड हैव बीन अवॉइडेड इफ इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड। ऐसे टैक्स तो कभी वो तभी अवॉइड हो सकता है जब हम डिविडेंड ना दें, है ना। द अर्निंग वर रिटेन, अर्निंग को सारा का सारा रख ले, नहीं दे तो इस टैक्स को आप अवॉइड कर सकते हो, मतलब डिविडेंड टैक्स और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, क्योंकि हर एक शोल्डर को अपना टैक्स चाहिए और आज के डेट में ही चाहिए उसे, ऐसा नहीं है कि आप फ्यूचर में दोगे, फ्यूचर जो है वो असर्टेन है। एज अ कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट, द वैल्यू ऑफ अ शेयर शुड बी हायर इफ अर्निंग वर रिटेन। वैल्यू ऑफ अ शेयर कब बढ़ेगा, जब अर्निंग रख लेते हैं, एज कंपेयर टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। किसके कंपेयर में, डिविडेंड की पेमेंट के कंपेयर में। सेकंड पॉइंट है फ्लोटेशन कॉस्ट। हमारा जो फ्लोटेशन कॉस्ट है उसके बारे में बात कर रहा है अब ये आपको अच्छे से विजिबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में बात करी गई है। अब फ्लोटेशन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हमने यहाँ पे नो कहा गया कि नहीं कोई कॉस्ट नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, जबकि ये गलत है। assume that there is no flotation cost। They argue that internal financing and external financing are equivalent। उन्होंने क्या बोला कि इंटरनल फाइनेंसिंग कर लो आप, चाहे एक्सटर्नल कर लो, चाहे आप डिविडेंड दे दो तो बाहर से अगर आपको पैसा लेना पड़ेगा एक्सटर्नल, अगर आप डिविडेंड रख लेते हो मतलब रिटेन कर लेते हो, नहीं बांटते हो तो इंटरनली करना पड़ेगा, तो भी वो दोनों ही सिचुएशन उन्होंने बोला इक्विवेलेंट है, ठीक है, जो कि गलत है। दिस इम्प्लाइज दैट व्हेन द फर्म पे डिविडेंड एक्सटर्नल फंड्स कैन बी रेज्ड। अगर डिविडेंड देती है, वही बात जो मैंने अभी बोली, अगर डिविडेंड देते हैं तो एक्सटर्नल फंड करना पड़ेगा, कैन बी रेज्ड इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डिविडेंड थ्रू द सेल ऑफ न्यू शेयर्स टू फाइनेंस द इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। However, two matters of financing are not perfect substitute because the flotation costs such as the underwriting commission, brokerage and other expenses. Net proceed from the sale of new share would be less than the face value of share, and hence in external financing through the sale of share would be costlier than the internal financing via retained earning। समझ गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड इनकन्वीनियंस कॉस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है हमसे, ये आपको क्लियरली विजिबल तो हो रहा है ना, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है शायद रोशनी कम है तो दिख ना रहा हो आपको, एक सेकेंड। ये फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में हमसे बोल रहा है और यहाँ पे हमसे कह रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया। थर्ड पॉइंट करते हैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड इनकन्वीनियंस कॉस्ट। इनकन्वीनियंस कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट के बारे में क्या कहता है, देखो
assume that there are no transaction cost in the capital market, जबकि ऐसा होता नहीं, कोई transaction cost नहीं है, ऐसा होता है नहीं. Transaction cost refer to the cost associated with the sale of securities like brokerage etc. assume that if the dividend are not paid, अगर dividend नहीं देते हैं तो क्या होता है, shareholders desirous of current income कैन सेल अ पार्ट ऑफ द, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई शेयर का अपना हिस्सा मतलब होम डिविडेंड बना ले, मैंने आपको कल समझाया था शायद ये टॉपिक, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि करंट इनकम कैन सेल अ पार्ट ऑफ अदर होल्डिंग विदाउट इनकरिंग एनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट. दिस ऑब्वियसली एन अनरियलिस्टिक अजप्शन, ये बिल्कुल एक तरीके से अनरियलिस्टिक अजप्शन है जो कि ऐसी होती ही नहीं है. ठीक है, कभी सुना है आपने इस तरीके से. सिंस द सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन्वॉल्व कॉस्ट to get current income equivalent to dividend if paid, the investor would have to sell the security in the excess of income that they will receive. Further, it is inconvenient, देखो ज़्यादा हर कोई इंसान अगर कोई सामान खरीदता है तो उससे 2 पैसा ज़्यादा ही में बेचेगा ताकि उसको कुछ बचे, है ना, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है. इट इज़ इनकन्वीनियंट टू सेल द शेयर, एंड ये इनकन्वीनियंट है कि सेल करना है शेयर को, जो कि हमने पढ़ा था ना लास्ट, होम डिविडेंड इस तरीके से कुछ, तो ये बिल्कुल इनकन्वीनियंट बात है, बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक है. एंड ऑल्सो देयर आर अनसर्टेनिटी, ये भी अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द सेल ऑफ सिक्योरिटीज. हैज एन इन्वेस्टर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड एज एज्यूम, कोई भी इन्वेस्टर इस तरह से उम्मीद नहीं रख सकता जो कि एक ने एज्यूम कर रखा है, अपने एजप्शन में बोल रखा है. टू बी इंडिफरेंट between dividend and retained earning. The investor interested in a current income would certainly prefer dividend. वो आज की डेट में द इन्वेस्टर इंटरेस्टेड रहता है इन करंट इनकम, वुड सर्टेनली प्रेफर डिविडेंड, जो कि सर्टेन है, प्रेफर आज की डेट में उसे मिलता है डिविडेंड, एज कंपेयर टू रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट बाय द फर्म. किसके कंपेयर में, कि वो अपना प्रॉफिट जो रखता जा रहा, बांट नहीं रहा, लेकिन इन फ्यूचर बांटेगा, चलो ठीक है, लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो आज की डेट में जो उसे मिल रहा है वो उसमें इंटरेस्टेड है. ठीक है, कौन, इन्वेस्टर. 4th पॉइंट में लिखा हुआ इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन. कुछ इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि देयर आर लीगल रिस्ट्रिक्शन एज अ टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स इन विच इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट. कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, सारी बातें वैसी नहीं होती जैसे हमें बता दी गई है, आने वाले टाइम में भी वही फॉलो होंगी, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लाइक LIC, UTI एक्सेट्रा आर required to investment only in those companies which have paid dividend. For instance, the Life Insurance Corporation इनकी LIC of India can invest only in a such share on which a dividend of not less than 4%. कुछ तो ऐसे होते हैं वहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां उन्हें डिविडेंड मिलता है. इनफैक्ट डिविडेंड 4% से कम नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग बोनस. हैज बीन पेड फॉर 5 years और फॉर एट लीस्ट 5 years आउट ऑफ द 7 years. मतलब लगभग 4 सालों से या जब लगभग 5 सालों से या 7 साल से कम, 5 साल लगभग कम से कम इतना उन्होंने दे रखा, उससे कम ना हो. इमीडिएटली प्रीसीडिंग. हैज टू बी एलिजिबल फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट द कंपनीज विल प्रेफर टू पे डिविडेंड एज कंपेयर टू रिटेंशन ऑफ अर्निंग. ठीक है, 5th पॉइंट में लिखा है नियर और डिस्टेंट. ये भी एक इंपॉर्टेंट है, नियर वर्सेस डिस्टेंट डिविडेंड. अगर आज की डेट में आपको डिविडेंड मिल रहा है डेट इज नियर, और अगर इन फ्यूचर मिलेगा डेट इज डिस्टेंट. इफ द अर्निंग ऑफ अ कंपनी आर यूज टू पे डिविडेंड, शेयर होल्डर्स गेट इमीडिएट, मतलब नियर. अगर कोई कंपनी है कुछ अर्न करती है वो डिविडेंड तभी दे देती है, तो उसका मतलब वो इमीडिएट हो गया या नियर डिविडेंड हो गया. इफ हाउएवर द अर्निंग आर रिटेन, अगर आप अर्निंग रख लेते हो तब द शेयर होल्डर्स वुड बी एंटाइटल्ड टू रिसीव अ रिटर्न आफ्टर सम टाइम. ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ इंक्रीज, उसको इंक्रीज करके मिलेगा, वो उससे उम्मीद रखेगा ठीक है मुझे आज नहीं मिल रहा, इन फ्यूचर मिलेगा तो कुछ बढ़ के मिलेगा. इन अ प्राइस ऑफ शेयर और बोनस शेयर, कुछ भी. सच रिटर्न मे बी कॉल्ड डिस्टेंट डिविडेंड. द क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन क्या आता है, आर द इन्वेस्टर इंडिफरेंट बिटवीन द नियर एंड डिस्टेंट. क्या वो इंडिफरेंट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे कि नियर मिले डिस्टेंट मिले, डिविडेंड कैसा भी हो, नो फर्क पड़ेगा. वो क्या चाहेगा कि मुझे आज की डेट में नियर ही डिविडेंड मिले. और would they prefer one over the other? According to the Gordon investor are not indifferent, rather they would prefer a near dividend. अगर हम गॉर्डन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टर है वो इंडिफरेंट तो नहीं है, और वो क्या चाहते हैं कि हमें क्या प्रेफर करते हैं कि नियर डिविडेंड प्रेफर करते हैं, किसके कंपेयर में, डिस्टेंट डिविडेंड के कंपेयर में.
डिस्टेंट डिविडेंड इज अनसर्टेन, क्यों? क्योंकि वो अनसर्टेन है, फ्यूचर में पता नहीं क्या करे क्या घटे, कुछ नहीं पता, रिस्क उसमें इन्वॉल्व है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्वेस्टर, हाउ मच डिविडेंड एंड व्हेन इट वुड बी पेड कैन नॉट बी प्रेजली फोरकास्ट, उसको हम फोरकास्ट नहीं कर सकते फ्यूचर को। हैंस द शेयर होल्डर्स वुड फेवर करंट डिविडेंड्स टू रिटेन अर्निंग। ठीक है, अब लास्ट नहीं है, 6th पॉइंट है, इसके बारे में देखो क्या लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशनल यूटिलिटी ऑफ डिविडेंड, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड कन्वे टू द शेयर होल्डर्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। देखो इफ क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स में पूरा मालिकों का पैसा होता है, मालिकाना हक होता है, उनको पूरा वोटिंग का अधिकार होता है पूरा, है ना, तो प्रॉफिटेबिलिटी फर्म का उन्हें सब कुछ पता होता है। इफ फॉर इंस्टेंस a firm has been following a stable dividend policy of sale ₹3 पर शेयर डिविडेंड, अगर कोई स्टेबल उसकी पॉलिसी है, जैसे कि 3 रुपये मान लेते हैं पर शेयर है, एंड इफ इट इंक्रीजेज इट टू 4, अगर वो 3 से 4 बढ़ा देती है, इट विल कन्वे दैट द फर्म एक्सपेक्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी टू इम्प्रूव इन फ्यूचर। इसका मतलब होता है कि जो फर्म है ना, वो क्या उम्मीद रखते हैं कि उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो रहा है फ्यूचर में, मतलब आने वाले टाइम में धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, 3 से 4 हो गया इस तरीके से। ठीक है, the dividend policy will result in a change in the market price of a share, hence मतलब होता है इसलिए। contention that dividend policy is irrelevant does not hold good, और ने क्या कह दिया, ने तो कह दिया कि ये जो है irrelevant है, मतलब कोई वैल्यू ऑफ फर्म पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो वॉल्टर और गॉर्डन थे वो कहते थे रिलेवेंट है, और ये एक अकेली पॉलिसी जो कि स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है, सबसे ज्यादा बोली जाती है इररिलेवेंट के मामले में, ये कहता है इररिलेवेंट है, जो ये एक अच्छी बात को होल्ड नहीं करता है। अब लास्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट है इसके, ये सेल ऑफ न्यू शेयर्स एट द लोअर प्राइस, हम सेल कर देते हैं शेयर्स का लोअर प्राइस पे। एज्यूम दैट इन ऑर्डर टू रिप्लेस द डिविडेंड द फर्म इज टू एबल टू सेल न्यू शेयर्स एट द करंट मार्केट प्राइस। द assumption is not valid since the share would have to offer to new investor at the price below the current market price. As such, it would have to sell more shares to replace the amount paid in a dividend. The firm would be better off by retaining the profit as compared to payment of dividend. ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द एबव मेंशन पॉइंट, जो ये ऊपर पॉइंट्स मेंशन करे गए हैं, शो डैट, वो बताते हैं क्या शो करते हैं, थ्योरी लैक्स, मतलब उसमें कमी है किस चीज की, प्रैक्टिकल रिलेवेंस की। हम उसको थ्योरेटिकल तो समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली करने लगे तो इसका जो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आज के टाइम के हिसाब से नहीं कर सकते। और जो अजम्पशन मानी गई वो तो ऐसा होता ही नहीं है, आपको टैक्स नहीं देता, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, ये है वो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। हर किसी को आज के टाइम में, इन्वेस्टर को आज के टाइम में ही मुनाफा चाहिए, वो फ्यूचर का वेट नहीं कर सकता। फ्यूचर में अगर उसे वेट करना ही पड़ता तो बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, फ्यूचर अनसर्टेन है, वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए इस थ्योरी को यहाँ पे हमने बताया है कि पहले तो थ्योरी बोला गया था इररिलेवेंट है, वैसे तो थ्योरी वैल्यू फॉर्म पे फर्क नहीं पड़ता है, सेम रहता है। बाकी इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो ज़्यादातर यही है कि ये जो है हम प्रैक्टिकली रिलेवेंस नहीं है, ये थ्योरी हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ शेयर करें। ओके, तो हम आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये अब चैप्टर हमारा हो गया फिनिश, और ये हमने यहाँ पे इस चैप्टर को फिनिश कर लिया है, सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। और अब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें एक नया चैप्टर नंबर, ये मैं आपको दिखाती हूँ चैप्टर नंबर कौन सा चैप्टर है। ये देखो, ये हमारी बुक का कंटेंट ये FM का बुक है, DK गोयल का, है ना। तो ये कंटेंट है जिसमें से हम काफ़ी सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। अगर मैं आपको यहाँ से उल्टा लेके चलूँ, जैसे हम मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री हम कर चुके हैं, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवल्स हम ये कर चुके हैं, मैनेजमेंट ऑफ कैश हम ये भी कर चुके हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हम ये भी कर चुके हैं। थोड़ा ऊपर चलता है, डिविडेंड पॉलिसी हम कर चुके हैं, लिवरेज हम कर चुके हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर ये एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा रहता है। बस कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कर चुके हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस निकले थे वो भी हम कर चुके हैं, कैपिटल बजटिंग हम कर चुके हैं, कैपिटल बजटिंग से जो भी हमारे क्वेश्चंस निकले थे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वो भी हम देख चुके हैं, रिस्क एंड रिटर्न से थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो निकले थे वो हम कर चुके हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम कर चुके हैं, और नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस चैप्टर से भी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बने थे वो भी हम कर चुके हैं। तो लगभग हम सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और सारे थ्योरी भी हमने कवर कर लिया है। जो ये प्रैक्टिकल चैप्टर आप कह रहे हो ना,
इनसे भी जो थ्योरी के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हमने कवर कर लिए हैं। मैंने आपको थ्योरी सीरीज दी थी जिसमें काफ़ी सारे थ्योरी के वीडियो थे, लगभग 17 या 18 वीडियोस थे। तो वो सारे वीडियो थ्योरेटिकल ही बेस्ड है और इसी चैप्टर से हैं, कोई चैप्टर से है। हम सारे थ्योरी भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो लास्ट हमारा एक चैप्टर बचता है कैपिटल स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 8। इसके पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है एफएम का, और मैंने सारे वीडियोस आपको अवेलेबल कराए हैं, थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी, हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक आपको समझाया है अच्छे से। तो एक बार आप अच्छे से देख लो। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट करो, वहाँ आपको ढेरों सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो एक बार प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हुए हम कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर, नया चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, ये भी थोड़ा सा लेंथी में कह सकती हूँ, बाकी चैप्टर अच्छा है। और इसके साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक ले बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।